अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के ख़ास मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। जो कल का वाक़या हुआ है कराची पर भी उन्होंने धावा बोल दिया है, और वो तीनों जो आदमी मैंने कुछ 6-7 आदमी थे जिन्होंने दस्ती बम से पहले जो बिल्कुल टेक्निक है फ़ौज की, वो पहले हमला किया और फिर अंदर घुसते चले गए, और चौथी और पाँचवीं मंजिल पर चढ़कर जो कराची पुलिस का जो चीफ़ का दफ्तर है वहाँ जो कि शारा फैसल पर है, और उस पर जाकर फिर उन पर हमला किया। और जो उसमें जो रेंजर के एहलकार हैं, एक रेंजर का एहलकार और दो पुलिस के शहीद हुए, तो टोटल 4 अफराद शहीद हुए, 19 ज़ख्मी हुए हैं। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, एक ने 2 वैसे मारे गए, एक ने खुदकुशी कर ली। अब सवालात ये हैं कि जो पूरे पाकिस्तान में जब ये वाक़या हुआ था, वहाँ पर पेशावर में हुआ था, तो यहाँ पर भी एहतियाती तदबीर करनी लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर कराची सबसे ज़्यादा क्योंकि माशी हब है और पाकिस्तान उठने जाता है, तो फिर ये कार्रवाई फिर शुरू हो गई हैं, जो कि एक ज़माने में 3 दफ़ा ये वाक़यात हो चुके हैं। एक ज़माने में इन्होंने जो हमला शुरू किया था तो वहाँ पर जो है वो एक मजहबी रंग का था, फिर इसके बाद में जो APC पे हमला किया इन्होंने, जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर, वहाँ पर जो हमला किया, इसके बाद में इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हुई थी, और फिर ये बैठ गए थे। आप फिर उठ के आ गए हैं, और इन्होंने जो वक्त लिया है वो अपने आप को मुनज़्ज़म करने का वक्त लिया है, और उसके बाद पे सवाल उठ रहे हैं कि ये इमरान खान का जो फ़ैसला था ये दुरुस्त था, ये नहीं था। लेकिन इमरान खान का फ़ैसला नहीं था, वो मुश्तरका फ़ैसला था सबका, क्योंकि वो बहुत अरसे तक ISPR भी उसको जो है वो मार्जिन देते रहे और कहते रहे कि ये लोग जो है वो, अब ज़ाहिर है कि जैसे ही वो छुटा है तो वैसे ही ये मामला चल पड़े हैं, और बहुत ज़्यादा यानी दहशतगर्दी जो है चप्पे चप्पे में मौजूद है, उनके सहूलतकार भी मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल संगीन है, इसकी तवज्जो लेने की ज़रूरत है, और ये तवज्जो सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही ले सकते हैं, और वो कोई और के बस की बात नहीं है। मेरे साहब हमारे नुमाइंदे शाहिद एजाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जी शाहिद एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब। अच्छा जी, आपको खुशामदीद कहते हैं। फरमाएं क्या सूरत हाल है, पूरा तफसील से बयान करें। देखिए, कराची में जो शारा फैसल पर कराची पुलिस ऑफिस है, जहां पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, जिसमें जो तहकीकात की जारी इस वक्त जो है गुज़श्ता रात जो दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, जिसमें कराची की पुलिस हो गई, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के जो जवान वहां पर मौके पर पहुंचे थे। जिसके बाद जो है CM सिंध की जानिब से जो है तमाम मुताल्लिका SHOs और DSP SSPs और DIGs को जो है तलब कर लिया था, जिसके बाद जो है पुलिस की जानिब और रेंजर्स की जानिब से आर्मी के दस्तों की जानिब से जो है दहशतगर्दों को जो हलाक किया, उसके बाद जो है कामयाबी हासिल की, जिसमें जो है 4 जवान जो है शहीद हुए और 18 से 19 अफराद जो है जख्मी हुए थे। वहाँ पर हमले में शहीद होने वाले रेंजर अफसर जो थे और जो है पुलिस के जो अफसर थे, वहाँ पर जो है जो पुलिस की जानिब से जो है फायरिंग की गई थी, जिसमें दहशतगर्द जो है कराची KPO के पिछले हिस्से की जगह से जो है अंदर घुसे थे, जिसके बाद उन्होंने अंदर फायरिंग जो स्टार्ट कर दी। जिसके बाद जो है वो KPO की बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे, उसमें जो KPO की बिल्डिंग के जो शीशे वगैरह भी टूटे, और उसमें पुलिस की जानिब से मुकाबला पुलिस जो फिलफौर में पहुंची, और मुलजमान जो दहशतगर्द जो थे वो ये जो इलाका है, ये थाना जो है, ये थाना क्या है, CCPO बैठता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसमें एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ बैठते हैं जावेद आलम मोडू साहब इस जगह पर जो है, और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है मामूर के हिसाब से। अच्छा, ये पीछे से आए जो रास्ता वो जा रहा है वहाँ धोबी घाट की तरफ या लाइन्स एरिया की तरफ जा रहा है, वहाँ से घुसे हैं ये? जी बिल्कुल, ये वहां से घुसे, और घुसने के बाद ये अंदर बिल्डिंग के अंदर घुसे, और घुसने के बाद जो इन्होंने फायरिंग स्टार्ट करी, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी वहाँ तलब की गई, रेंजर्स की भारी नफरी तलब की गई, जिसके बाद जो है पुलिस और ये वाकया जब ये वाकया हो गया तो रेंजर्स कितनी देर में पहुंचे वहाँ पर? देखिए, बिल पर जब फायरिंग स्टार्ट हुई उसके बाद जो है फिलफौर जो है 5 से 6 मिनट के अंदर रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई थी, जिसके इलाके के अंदर कंट्रोल किया, और बिल्कुल जो है वहां पर लाइट को जो है बंद कर दिया गया था। कराची पुलिस की जो बिल्डिंग के एतराज के जो रास्ते थे उनको भी कॉर्डन ऑफ कर दिया था, भारी नफरी वहां तैनात थी। जिसके बाद जो है 3 DIGs थे, जिन्होंने फिलवक्त जो है तमाम बिल्डिंग के पहली और दूसरी और तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल को संभाला अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ। वहां पर मुकाबले के अंदर जावेद आलम साहब खुद मौजूद थे उस वक्त ऑफिस में?
नहीं, जावेद आलम साहब जो है ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं थे। वहां का अमला और पुलिस एहलकार जो तैनात होते हैं वहां पर सिक्योरिटी पे मामूर होते हैं, वो वहां पर मौजूद थे जब ये हमला पेश आया। जिस बाद दहशतगर्द जो है चौथी मंजिल की छत के ऊपर पहुंच गए, वहां से अंधाधुंध स्ट्रेट फायरिंग करते रहे। काफी देर तक मुकाबला चला, जिसमें जो दस्ती बम भी मारा गया, जिसके बाद एक दहशतगर्द ने जो है अपने आप को उड़ा लिया छत के ऊपर ही। उसके बाद जो है कई वहां पर पुलिस एहलकार और रेंजर एहलकार जो है जख्मी भी हुए और पुलिस और रेंजर एहलकार समेत जो है 4 अफराद जो आदमी जिस आदमी ने अपने आप को उड़ाया उससे कोई नुकसान हुआ? हाँ जी बिल्कुल, वहाँ पर जो मौजूद एहलकार जो वहाँ पर मुकाबला कर रहे थे उसमें कुछ शहीद और जो है कुछ जख्मी भी होते जिनको जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था फिर फौत तरीके। और वहाँ पर बात ये भी की जा रही है कि जब ये मुकाबला शुरू हो रहा था वहाँ पर जब पुलिस पहुंची थी वहां पर जो ये दहशतगर्द घुसे थे बिल्डिंग के अंदर, उनके बाद जदीद तरीन असला भी मौजूद था। और दूसरी जानिब जो है 2 जो दहशतगर्द थे जिनको मारा गया था, जिसमें से जो पुलिस और रेंजर्स की फायरिंग से जो हलाक हुए थे उनकी जो निशानदेही भी कर ली गई थी। इस वक्त जो है कराची पुलिस के मामले का जो है तहकीकात का जो है केस की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई, जिसमें DIG जुल्फिकार लाड़े को कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया है और DIG इरफान बलोच और DIG मोहम्मद करीम खान को कमेटी का मेंबर होंगे, जिसमें भाई इससे दिलचस्पी नहीं। अभी आप ये बताइए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि आपको जो वहाँ पर जो ये आदमी घुसे थे तो इसके बाद में चौथी मंजिल पर और 5वीं मंजिल पर ये कैसे पहुँच गए? देखिए मेरे साहब, जब दहशतगर्द बिल्डिंग के अंदर घुसे थे इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी थी और एक बम भी मारा था, जिसमें दस्ती बम के बाद जो है पुलिस जवान जो है जख्मी हुआ था और जिसके बाद भगदड़ मच चुकी थी क्योंकि वहां पर ऑफिस टाइमिंग जो थी वो ऑफ की हो गई थी, जिसके बाद जो है वहां पर अच्छा, वहां पर तो जो है फैमिलियों के घर भी हैं, वो उनका क्या हुआ? देखिए बिल्कुल, वहां पर जो फैमिलियों के जो मकानात हैं वो कराची पुलिस ऑफिस से थोड़े से दूर की तरफ है और उसके वहां पर वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन खास तौर पे एक बात सामने ये भी आई है कि जब मुलजिमान निचले के हिस्से से ऊपर घुसे थे जो जिन्होंने फायरिंग करते हुए लिफ्ट को भी नुकसान पहुंचाया, बिल्डिंग के भी दरवाजे शीशे वगैरह तोड़े, फायरिंग के साथ वहां मुकाबला हुआ। मुख्तलिफ तरीके से फायरिंग करते करते वो आखिर के अंदर छत के ऊपर पहुंच चुके थे और छत से जो है बिल्डिंग के नीचे की तरफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद थे, पुलिस और रेंजर्स के एहलकार वहां मौजूद थे, उन पर फायरिंग की जा रही थी। आमने सामने मुकाबला जारी था, तमाम रास्तों को सील कर दिया था, किसी को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। पुलों के ऊपर जो रात ट्रैफिक को शार फैसल के लिए रोक दिया था क्योंकि वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने जो है तमाम रास्तों को बंद कर दिया था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो फैमिली थी वो महफूज रही, उधर नहीं जा सके? जी बिल्कुल, वो फैमिलियां महफूज थी। पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया था जब ये मुकाबला शुरू हुआ, पुलिस और रेंजर्स ने। अच्छा, अब ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो है बहुत से अफसरान जो है वीडियो बना रहे थे, ये सही है? देखिए वहां पर जो अफसरान बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे वहां पर कुछ वीडियोस वगैरह जो बनाई गई थी वो जो मीडिया को मौसूल हुई थी वो हमने टीवी पे नशिस्त वगैरह करी थी, जिसके बाद जो है तमाम तर चीजें जो सामने आ रही थी, वफे से DIG के जो है बातें सामने आ रही थी, SSP की जानिब से भी चीजें सामने आ रही थी, उनके बयान सामने आ रहे थे क्योंकि वफे से जो मुकाबला हो रहा था, जिसमें से एक जब फायरिंग का मुकाबला चल रहा था जिसमें से एक दहशतगर्द ने अपने आप को उड़ाया, उसके बाद जो है फायरिंग जो है कम हुई, उसके बाद मुकाबला थोड़ा धीमा, उसके बावजूद जब पुलिस के जवान और रेंजर्स के जवानों ने फायरिंग की उसके बाद दोबारा से फायरिंग का सिलसिला हुआ। तकरीबन 3 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा, जिसके बाद जो है तीनों दहशतगर्दों को हलाक करके पुलिस ने और रेंजर्स और 5 आर्मी के कुछ कहते हैं कुछ दहशतगर्द फरार भी हुए। नहीं देखिए, हमारी जो पुलिस अफसरान से बात हुई थी उनको यही कहना था ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई। जो बिल्डिंग के अंदर जो घुसे थे और उनकी CCTV कैमरों की मदद से जो है मजीद तहकीकात भी कर रहे हैं कि जो दहशतगर्द कहाँ से अंदर दाखिल हुए थे और कहाँ किस रास्ते से आए थे, क्योंकि जिस गाड़ी के अंदर तादाद थी उनकी। जी अब तक जो पुलिस अफसरानों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों की तादाद 3 ही थी और जो दहशतगर्द थे वो गाड़ी में सवार थे, जिसकी गाड़ी का मालिक जो कराची का रिहायशी है उसको पुलिस अहकाम की जानिब से ज़ेर हिरासत कर लिया गया है। जी उसने बता दिया है कि वो तो मैंने तो अपने बेच दी थी गाड़ी को, किसी और ने बेची उसको। जी उन्होंने तो बेकसूर है खामखा। अच्छा, अब ये जो 19 आदमी जख्मी हैं इनमें से मैं किसी की हालत जो है कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं, जितने भी जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किए गए थे
वहाँ पर जो है सीएम सिंह की हिदायत के मुताबिक जो है उनको मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तमाम लोग जो खतरे से बाहर हैं और जो है कुछ लोगों को जो है जो मामूली चोट आई थी उनको बैंडेज पट्टी करके जो है उनको घर भी रवाना कर दिया गया। इस वक्त जो है जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका एजाज साहब। और ये शनाख्त तो हो गई, एक तो वहाँ के थे साहब, वहाँ के सबके फाटा के थे, नहीं तो जनूबी वजिस्तान के थे, जनूबी वजिस्तान, हाँ। और एक डीआई खान वो लकी मरवत के। जी जी जी। तो ये इलाका तो सारा वहाँ पर देखिए मेरे साहब, ये लोग ना इनकी यानी कद कार्ड और नखूश ऐसे हैं कि ये पहचान लिए जाते हैं। हाँ मतलब वो जाने नहीं देना चाहिए था ना पहले से, नहीं ये बात तो है। जाने तो उस वक्त देना जब वो जा रहा हो, ऐसा लग रहा है ये तो अंदर मौजूद था। नहीं ये बात नहीं, उन्होंने बम फेंका है और बम फेंकने का ये तरीका फ़ौज में इस्तेमाल होता है। जी। फ़ौज में ये तरीका होता है कि जिस वक्त आपको तवज्जो हटानी होती है तो धमाका किया जाता है, और धमाका करने के बाद में फिर जो लोगों की तवज्जो उधर होती है वो वक्त होता है जिसमें वो लोग घुस जाते हैं। तो ये तरीका ये आम है, पहले वो धमाका किया जाता है, साउंड वजह से जब आपके मैंने दिमाग शल हो जाता है एक लम्हे के लिए, उस वक्त ये लोग घुस जाते हैं। अब इनको सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? नहीं, सिक्योरिटी के जो इकदाम करने चाहिए वो ये करने चाहिए कि कम से कम इनको जो है एक चेक पोस्ट और लगानी चाहिए जहाँ पर ये इनको बाकायदा चेक किया जाए, बाहर ही रोक लिया जाए इसको। जी। अंदर किसी को नहीं घुसने दें। लेकिन अब सवाल ये है कि वो पुलिस, उन्होंने CCO पर जो ऑफिस बनाया है वो ऐसी जगह बनाया है जिसमें थाना भी है। थाने में तो फिर आपको हर एक को नहीं रोक सकते ना जाने में, तो फिर अगर आप रोकेंगे तो फिर क्या होगा? थाने को अलग करें, CCP को अलग करें। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बात है सर। पहले जैसे CCP वहाँ बैठा था पुलिस, सिटी पुलिस ऑफिस में, CPO में, तो अब वो पता नहीं ये क्यों यहाँ ला के रखा है उनको यहाँ पर। जी। तो बहरहाल ये अच्छी बात तो है कि पुलिस जो होती है वो आवाम की होती है, तो आवाम के साथ में उनका ताउन होता है, उनका आवाम के साथ रब्ता होता है, और पुलिस ही बहुत ज़्यादा काम कर सकती है अगर वो चाहे तो। वो इनको जैसे CTTD है वो बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर सकती है, वो रोक सकती है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस के फेल्योर है ना ये तो। कुर्बानियाँ बहुत है। जिस वक्त आपको इत्तला है कि पूरे पाकिस्तान में हो सकता है, लाहौर में हो सकता है, कराची में हो सकता है, उन्होंने सोचा था कि ये हमला अब लाहौर में होगा जी, जो कि या इस्लामाबाद में होगा। उन्हें कराची का होश ही नहीं था कि कराची में भी हो सकता है, क्योंकि कराची की पुलिस तो वैसे भी ढीली ढाली अपने आराम से चल रही थी। तो अभी इनको पता लग गया कि कराची में भी हो सकता है, सक्कर में भी हो सकता है, लड़काना में भी हो सकता है। भाई होशियार होकर बैठो। हर वक्त जो है आप जिस पुलिस वाले को देखें, जिस आदमी को भी देखें, जो है वो अपने मोबाइल पे बातें कर रहा होता है और एक और काम कर रहा होता है, वो 4 बाइक वालों को रोक के उनसे वसूली कर रहा होता है। जो गली में खड़े होते हैं वो 4 बाइक वाले लेके पैसे ले रहे होते हैं, वसूली कर रहा होता है। बिल्कुल। तो वो तो नहीं, जो आप तो सिर्फ ऑफिस की बात करें ना, एक बात को जो ऑफिस की बात है उसको वहीं रहने दें जी। ऑफिस में जब बैठे चौकीदारी कर रहे होते हैं तो वो जगह पर या किसी भी घर के बाहर बैठे हुए हैं तो हर वक्त मोबाइल हाथ में है और मोबाइल पे बातें कर रहे हैं जी। तो मैं कहता हूँ ये किस तरह से करेंगे? अब आ गया तो इनके से बिल्कुल आसान काम है। वो गन लेके वहाँ बैठे हुए यूँ ऐसे, वो आएगा पहले बम को उठा लेगा, पिस्तौल यहाँ रख देगा, क्या फ़ायदा उसका? वो हमेशा तरीका ये होता है कि एक आदमी जो स्नाइपर होता है वो ऊपर छुपा होता है, वो फिर इनको मारता है जो भी होता है। तो पुलिस के तरीके होते हैं। अब ये पुलिस जाने ये जाने लेकिन हमारे लिहाज से ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है और पुलिस का भी फेलियर है जी, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं था कि ये वो हमेशा वैसी जगह पे हमला करेंगे जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं होगी। जी, उन्होंने इसीलिए टारगेट किया। कराची को कहा, उन्होंने सोचा कि कराची का नंबर बाद में आएगा, लेकिन कराची में तो उनकी यहाँ पर बहुत रेकी है ना, इनको एक एक चीज़ का पता है। लगता मुझे ये है कि सिंध को उन्होंने, कराची को नहीं बल्कि सिंध को उन्होंने टारगेट कर लिया है। जी जी, अंदाज़ा मुझे ये होता है कि ये इस वक्त ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कराची तक महदूद रहेगा, ये किसी जगह पर भी हो सकता है, किसी छोटी जगह भी हो सकता है। अब सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी होगी। नहीं, वो अब वो तो दें, जब है उनका काम है वो तो दे नहीं रहे ना। आजकल तो यही हाल हो रहा है कि कोई भी आदमी दे। मसला यही है मेरे साथ, सारा जो है निज़ाम को नाकारा हो गया है, उसको बदलने की सलाहियत मौजूद नहीं है, हुक्मरानी कर रहे हैं खामखा की, और कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो सियासी मौज़ूआत पे चलेंगे। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक मतलब फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब, सदर साहब ने ख़त लिखा इलेक्शन कमिश्नर को। जी हाँ, सदर साहब के ख़त की जो लैंग्वेज है उस पर
इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने कहा साहब ये एक आइनी इदारा है और आइन के तहत बना हुआ है, तो अल्फाज जो हैं वो उन पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया है। बहरहाल उन्होंने सख्त ख़त लिख दिया था कि आप गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं या क्या, बेहिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो अब बेहिसी के लफ्ज़ पर उन्होंने कहा कि ये मनसब सदरत के शान निशान नहीं है। मतलब बेसिकली बहस यही होनी चाहिए कि एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी पार्टी के कारकुन हो तो भी आपको अपना मनसब का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि सदर हैं आप, सदर ममलिकत हैं पाकिस्तान के, आप पीटीआई की नहीं है। देखिए ममनून हुसैन हक तक ने आदमी ने और रफ़ीक तारड़ साहब ने सब ने सदारत का ओहदे का जो तकद्दुस है उसको पामाल नहीं किया। ये कर रहे हैं मुसलसल, यानी पार्टी पॉलिटिक्स पे जा रहे हैं। अब भाई पार्टी पॉलिटिक्स पर आप अपने वक़्त ख़राब वक़्त कम कर रहे हैं। वक़्त जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। वो सबका, आप हमारी भी इज़्ज़त है, सबकी पाकिस्तानियों की इज़्ज़त है। आपका लबो लहजा जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपके अल्फाज चुनाव बेहतर होने चाहिए, चाहे आप किसी से कितने नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन आपका लबो लहजे में शाइस्तगी होनी चाहिए जो कि वो मौजूद नहीं नज़र आती। जब वो एक आइनी अदारा है, आप आइनी अदारा के तो को वैसे निकाल नहीं सकते, यानी बाय लॉ नहीं निकाल सकते उस सदर साहब। बिल्कुल ठीक है। अब उनसे ये जैसे कि ये बहस चल रही है कि ये उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि साहब वो जो कल जब हम बात कर रहे थे तो सदर जब इलेक्शन कमीशन से कहा था कि भाई उनसे कमर दिलशाद साहब से, तो कि भाई सदर साहब अगर करें तो फिर क्या होगा, तो सदर साहब ने फिर वो बुला लिया है अब इनको जी। तो अब वो जब बुला लिया है तो अब वो ज़रा ये मुमकिन है कि ये कहें कि भाई आप इलेक्शन कराओ, वो कहेंगे भाई मेरे पास फ़ंड नहीं है, जो फ़ंड मांगे वो सही कह रहा है, फ़ंड कहाँ है से लाएंगे बताइए। ओन शिराजी साहब हमारे नुमाइंदे इस हवाले से मौजूद है हमारे साथ। जी ओन शिराजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नसर मिर्ज़ा साहब। अच्छा जी, अब आपको खुशामदीद कहते हैं। फरमाएं ये कि ये जो सूरत हाल बनी है कि एक तो ये सदर साहब ने जो बेहिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन कमीशन को, और जो क्या मंजरनामा बन रहा है कि इस्लामाबाद में कि जो इक़्तिदार की कशमकश है 20 तारीख को जो वहाँ पर वो हो रहा है, उसमें क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? अगर अभी सूरत हाल का जायजा लें तो इलेक्शन कमीशन वो इदारा है जिस पे इस वक्त तमाम दीगर इदारों का फोकस है। सदर ममलिकत खास लिखते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट तलब किया जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ये ईवान सदर और जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आगे बिल्डिंग है, यानी दोनों तरफ से पहले ईवान सदर, आगे सुप्रीम कोर्ट और आगे इलेक्शन कमीशन, यानी दोनों तरफ से इलेक्शन कमीशन पे वजन पड़ रहा है। और जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई है सदर ममलिकत की जानब से, जो लेटर लिखा गया उस पर आज भी एक अहम बैठक हुई, गुज़िश्ता रोज भी बैठक हुई थी इलेक्शन कमीशन में। और क्या जवाब दिया जाएगा, हमारे जरा ये बता रहे हैं कि पीर के दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाकायदा तौर पे मुलाकात करेंगे सदर ममलिकत से और उनको अपने मसाइल से आगाह करेंगे। लेकिन दूसरी जानब एक जो मुबैना ऑडियो एक और लीक हुई है अभी, जिसमें यास्मीन राशिद और जो CCPO लाहौर जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया डॉक्टर साहब, उनकी जो ऑडियो आई है, इसकी अगर बात करें तो उसके बाद चीजें मजीद उलझती हुई नजर आ रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ने एक मंगल के रोज इजलास बुलाया है जो हमारे जराए बता रहे हैं, और उस इजलास में ये देखा जाएगा कि गुलाम महमूद डोगर के होते हुए आया जो है इलेक्शन वो साफ शफाफ हो सकते हैं लाहौर में या नहीं हो सकते। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर काफी डाला जा रहा है। एक तरफ से तहरीक इंसाफ प्रेशर डाल रही है, दूसरी जानब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और तीसरी जानब से सदर ममलिकत। उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, फिर वो कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा? जी, इलेक्शन कमीशन ने बड़े वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ना हमारे पास फंड है, ना हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, और पंजाब में जो हमने ROs मांगे हैं वो भी जुडिशरी अभी तक हमें नहीं दे रही। तो ये तीनों चीजें अगर मिला के देखें तो मजमूई तौर पर ये नजर आता है कि इलेक्शन कमीशन की ना तो अपनी कोई फोर्स है और ना इतनी उसके पास मेंबरान की तादाद है, यानी उसके एम्प्लॉइज हैं कि वो इसको इस अंदाज में खुद तमाम मामले को जो है वो डील कर सके। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो तनाव है, ये क्योंकि ये लकूना है ना, दस्तूर में इसके बारे में मौजूद नहीं है कि गवर्नर ही डेट दे सकता है तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा सकता है। अब ये लकूना मौजूद है तो अब इसमें इसकी तशरीह जो है वो फिर वो करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को कि भाई हम इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि साहब वो
कि रीड्राफ्ट करें दस्तूर को, तो वो रीड्राफ्ट का लफ्ज़ तो सही नहीं है। जी तशरीह में ये बिल्कुल, कह सकते देखिए हैं कि अगर जो मजमूई मुल्की तौर पे हालात देखें तो हैं, इलेक्शन कमीशन तो इस मामले में बड़ा वाज़ेह बता रहा है कि हमारे पास इख्तियार जो है, जिस हद तक हमारे इख्तियार है हम उस हद तक इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, और दीगर जो आर्गन्स हैं, रियासत के दीगर आर्गन्स हैं, उन्होंने जो हेल्प करनी है वही हेल्प हो सकती है। तो ये तो अब वाज़ेह नजर आ रहा है। तो अब आप समझते हैं ये हैं कि सदर ममलिकत का जो प्रेशर होगा ये मेरे ख्याल में ज़्यादा चला जाएगा। नहीं जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। सदर ममलिकत का लेटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अगर देखा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए काफी एक मतलब ऑकवर्ड की सी पोजीशन है। एक तरफ जो हुकूमत है, ये इदारे हैं वो तावन नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ जो आईनी इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सद्दाद में दबा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे जब सिकंदर सुल्तान राजा जो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेश हुए थे, लेकिन दूसरे दिन बवजह बताया ये गया कि नासाजी तबाह वो पेश नहीं हुए, और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने तमाम मामला को देखा। तो वो नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो है वो आने वाले दिनों में जो मौक़िफ़ लेगा वो इंतहाई सख्त होगा। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज अपनी परफॉर्मेंस भी जारी की है। इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि अभी तक उन्होंने कितने ज़िमनी इंतखाबात करवाए हैं, कितने सूबाई ज़िमनी इंतखाबात, मरकजी। और आप ये बात करते मुझे ये बताइए कि जो इस वक्त जिस तरह का तनाव है और जिस तरह की जो एक अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई है, जो किसी भी मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक होती है। अरिस्टोटल ने इस बारे में ये कहा है कि कभी भी अफरा तफरी की इजाज़त दी जा सकती है। देयर शुड बी सम ऑर्डर, कोई ना कोई ऑर्डर का कोई ना कोई निज़ाम होना चाहिए जिसके तहत ये काम हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान जिस तरह से गुज़र रहा है, उस दौर के अंदर ये अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो गली कुचों के अंदर जो है वो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। एक तो महंगाई है, बिल्कुल, और महंगाई का मैं आपसे बात और करा, 1 मिनट रुक जाइए फिर आप बोल लीजिएगा। मैं कहता हूं कि इस वक्त हुकूमत के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर इस वक्त मलबे को जो उनके ऊपर पड़ रहा है IMF का और महंगाई का, उस मलबे को टर्न कर दें इलेक्शन कमीशन में। उसके उनको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि उनके ऊपर दबाव कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि बहुत सारे जो आदमी हैं, जो सियासी कारकुन हैं, जो कि इस वक्त जेल भरो तहरीक के इंतजार कर रहे हैं, वो अपने इलेक्शन में मसरूफ़ हो जाएंगे, तो तहरीक नहीं चलेगी उनके ख़िलाफ़, उन्हें कुछ वक्त मिल जाएगा। तो अब उसमें फिर और कोई मौका मिल सकता है कि जिसको वो मुलतवी करा सकते हैं किसी और वजह से। लेकिन इलेक्शन का ऐलान कर देने से फ़ायदा उनको, हुकूमत को इस वक्त होगा। इस वक्त इमरान को फ़ायदा नहीं हो रहा। जी अब बताइए। जी बिल्कुल, दूसरा मिर्जा साहब आपने जिस जानब इशारा किया है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि इस मामले को अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में इस वक्त मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन के पास कोई हल नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया राजी साहब, आपने जो वक्त दिया। मालूम है कि आप मसरूफ़ हैं किसी जगह पर, तो आपका शुक्रिया जी। मेरे साहब अब ज़रा ये सियासी मामला जो और है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का खदशा है जी, लेकिन वो उधर से भी जवाबी कार्रवाई पूरी तैयारी मौजूद है। तो ये हुकूमत की हिम्मत तो लग नहीं रही कि ऐसा हो सके। नहीं, बात ये नहीं है। आपको देख लीजिए, अफरा तफरी चाहते हो गया, मुल्क में ऑर्डर चाहते हो, क्या चाहते हो? मतलब देर बस भी सम ऑर्डर, कोई निज़ाम तो होना चाहिए साहब जी। चाहे माशाल्लाह का निज़ाम हो या कोई भी निज़ाम हो, देर मस्ट बी सम ऑर्डर भाई। तो अगर ऑर्डर हो, बादशाहत हो, कोई भी ऑर्डर हो, वडेरा शाही हो, कोई निज़ाम होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस अंदाज की, यानी कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इदारा फंक्शन करने को तैयार नहीं है, तो ये तो आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं भाई। सारे फ़लसफ़ी जो हैं, यूनानी फ़लसफ़ी जो हैं, एंशंट फ़लसफ़ी जो हैं, वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि किसी मुल्क में अफरा तफरी क्योस नहीं होना चाहिए जी। ये क्योस कर रहे हैं। ये ख़ुद हुकूमत के लिए बेहतरीन मौका है कि सारा मलबा डाल दें इलेक्शन पर, के साथ इलेक्शन हो रहा जा रहा, और अपनी जान छुड़ाएँ। वरना तो ये मुसीबत में फंस जाएंगे। गली कुचे के अंदर अगर आप देखिए, जिन लोगों ने पढ़ी है जो रशियन ज़ार की दौर की किताब है जी, तो वो अगर पढ़ लें तो जब इंतशार होता है तो फिर क्या हालत होती है। गली गली कुची कुची जो है वहाँ पर फसाद हो जाते हैं, और फिर
मुल्क जो है वो फिर ज़ाहिर के निज़ाम बदला। और वैसे ये बात कही जा रही है कि निज़ाम तो ये बदलेगा ही, क्योंकि निज़ाम गलत चल चुका है, इसमें कोई ताकत नहीं है जी। डॉक्टर दिवाको नाम की किताब है, अगर कि कोई भी आदमी पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, हमारे पास तो है, हमने तो पढ़ ली है जी। लेकिन डॉक्टर दिवाको नाम की किताब एक ऐसी ज़बरदस्त किताब है जिससे कि आप सबक हासिल कर सकते हैं। तमाम के तमाम जो सियासतदान हैं वो पढ़ लें, इदारों के सरबराह वो पढ़ लें। डॉक्टर दिवाको जैसी किताब अगर आप किसी ने पढ़ ली तो उसको बहुत अकल आ जाएगी। जी जी बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद इससे बात करेंगे। जी। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब आप कह रहे हैं कि वो ठीक है, क्योस नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात बताएं, शेख रशीद साहब को एक बयान के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया, वो बयान दरअसल इमरान खान साहब का था। नहीं वो सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में शेख रशीद से तो उन्होंने बदला लिया है उसका, जो कि उसको गिरफ्तार किया था सनाउल्लाह को। जी। अब जब आप हुकूमत में आते हैं तो बदला नहीं लिया जाता। जी, ये अक्लमंदी होती है। ये जब आपको हुकूमत अगर चलानी होती है तो फिर आप ये बदला नहीं लेते हैं। आप शेख रशीद साहब की वैसे बोलती तो बंद हो गई है जी। एक बयान तो आया है उनका, लेकिन ये है कि जेल में जाने के बाद में आदमी के दिमाग दुरुस्त हो जाते हैं। ये जेल वो नहीं है जो पुराने ज़माने की जेल थी, जो अब यहाँ पर तो इनको साथ में कोई अच्छा सलूक नहीं किया था, सुना है रोते हुए सुने देखे गए, रो रहे थे सीने से लग के पुलिस वाले। हाँ वो ड्रामाबाजी कभी कर रहा होगा क्योंकि पुलिस वाले सारे उसके दोस्त हैं। जी। और लेकिन ये है कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो बाद आदमी कह नहीं पाता है। खुद वो भी रोया था, जो आपका शहबाज गिल रोए थे, शहबाज भी रोया था, ये भी रोया है जी। जो उनके साथ सलूक हुआ है वो ज़्यादा बुरा हुआ है। तो मतलब ये है कि देखिए ना इनके भी दिमाग कितने ख़राब हो गए थे। एक एंकर पर्सन था, वकील था जी, उसको आपको इतनी दूर इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने आपको फवाद चौधरी को जी। और फिर वो ब्लू आइट बॉय है, वो उसका बाप जो है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहा है, जज रहे हैं उनके अंकल वगैरह। तो आपको ये सख्ती कैसे झेल सकते हैं इमरान खान के साथ में? इमरान खान ने भी अपने लोगों को मेरे ख्याल में आजमाया है कि भाई मेरे आदमी कौन साथ दे सकते हैं, और फिर वो कोई चीफ गवर्नर बनना चाहता है मेरे ख्याल में। अब वो कह रहा है कि मैं जेल भरो तहरीक करूँगा, बुध से शुरू करूँगा। जी। बुध माना ये होगा कि आप यू आर टॉकिंग अबाउट 22 जी, 22 तारीख से आप तहरीक शुरू करेंगे। तो अब अफरा तफरी तो हो जाएगी, अगर जिस वक्त आप ये करेंगे अफरा तफरी का तो मंजर बनेगा। न जेल में जगह है, न थानों में जगह है, न पुलिस तफरी इतनी मौजूद है कि जेल। फर्ज कर लीजिए कि अगर 1 लाख आदमी ने अपने आप को दे दिया तो इनके पास बंदोबस्त नहीं। पहले करते थे अंग्रेज़ क्या करता था कि इनको गिरफ्तार करके जंगल में छोड़ाता था, और फिर वो वहाँ से ये लोग पैदल आते थे। अब जंगल तो रहे नहीं। जंगल भी है वैसे, अभी भी ये बात नहीं, जंगल तो है, अब इतने नहीं रहे। लेकिन तो अब गाड़ियाँ कितनी होंगी ये तो बड़ा मसला हो जाएगा इनके वो लिए। जंगल तो बिल्डर माफिया निगल लिया है उन्होंने। नहीं वो फिर भी जंगल तो है ना जी। आपको अब आप यहाँ से बाहर अगर फर्ज के लिए आपको वहाँ से बाहर जाके छोड़ दें बेला की तरफ जी, तो फिर आपके पास तो आप क्या है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं मिलती आपको, जंगल ही जंगल पड़ा हुआ है। बहरहाल आपने ही कहा ना कि 1 लाख, ये वैसे इससे पहले जो 2-3 दफ़ा इन्होंने दावे किए तो ये नहीं निकाल सके लोगों को। अब ये इनका भी मैंने ये बात आपसे ये कही थी कि आपको ये बात बताया था कि जिन लोगों को ये निकाल रहे हैं वो वाइट कलर लोग हैं जी। ये इनकलाब तो है कि आपने वाइट कलर लोगों को निकाल लिया। अब गरीबों को मैंने कहा था कि गरीबों पे काम करो, तो वो गरीबों पे काम वो अब नहीं कर पाए। अब मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि सिंध में वो इसलिए नहीं आए कि वो उनको डर था कि मुझे मार दिया जाएगा। तो अब इसमें बहादुरी का तो लफ्ज़ नहीं आता है कि सिंध में ना आना बहादुरी का कोई इसमें वो तो बहादुर न होने का सबूत है कि बहादुर तो नहीं है बिल्कुल। तो जो बात आप अगर आप आते क्योंकि सियासतदान होते 2-4 आपको लकड़ियाँ पड़वाते हैं खुद अपने पर जी, फिर उनके साथ में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, तो बस आपका कहानी बन गई थी। अब वो इमरान खान साईं बन जाता। तो अभी ये नफ्सियात भी पता नहीं है लोगों की, बस वो भी शहरी बाबू हैं, वो भी ब्लू आइट बॉय हैं भाई, वो भी ज़ाहिर है कि उनको क्या पता कि सियासत क्या होती है। उनको तो हर चीज़ सजा के दी गई, सजा के दी गई। लेकिन एक बात है कि उस सजा के देने का भी उसने ख्याल नहीं किया। लेकिन अब ये बात जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इमरान खान की जो जिस पर हामिद मीर ने ये इंकशाफ किया है, हमारा कोई इसमें नहीं ताल्लुक़ है। हामिद मीर ने कहा कि जब उनसे बुला के इनसे पूछा गया शहबाज शरीफ से कि भाई आप वज़ीर-ए-आज़म
बन जाओगे? कहने लगा जी हाँ मैं बन जाऊँगा, मैं लेकिन भाजी से पूछूँगा। अच्छा जी फिर आपका जो फैसला करना होगा तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो कौन करेगा? जी भाई जी से पूछे करूँगा। तो मजबूरन फिर वो कहते हैं कि फिर वो इमरान खान को लाए हैं, वरना तो इमरान खान को लाने का उनका कोई इरादा नहीं था, वो शहबाज शरीफ को लाना चाहते थे। तो जब वो हर चीज़ भाजी से पूछेंगे तो फिर वो उन्होंने मना कर दिया। तो इधर भी क्या फ़र्क पड़ा? उन्होंने पीरनी से पूछना होता था भाई। तो उन्होंने फिर जवाब में ये किया कि एक पीर पैदा कर दिया जी, वो पीरनी के ऊपर पीर पैदा कर दिया कि वो जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती थी वो उनको सुना देता था। वो ये काम कर रहा था खुद, ये जो बकौल उनके। अब हमारी ये खबरें हैं हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो बड़ी खबरें होती हैं जो चेंज की होती हैं, फिक्र की होती हैं, वो खबरें हमें मिल जाती हैं। बाकी ये जो फैसले जो नीचे लेवल पे हो रहे होते हैं ये खबर उस वक्त मिलती हैं जब आप इस्लामाबाद में हो जी। तो इस्लामाबाद के छप्पे छप्पे में खबरें फैली पड़ी हुई हैं, तो आप इस्लामाबाद जाते नहीं तो आपको खबर मिलती नहीं है। तो वो यूँ है, वो ज़ाहिर है कोई आदमी आपको फ़ोन तो नहीं बताएगा मिर्ज़ा साहब ये आपको हम बता रहे हैं ये बात, तो वो मिलना होता है ज़ाहिर है जी। वो तो वहाँ मौजूद होना ज़रूरी होता है, वो आपको बताने हमें बताने में तो फ़ख्र महसूस करेंगे। मेरे साहब कल भी आपने ये जो ऑडियो आ रही है ना, इस पे कल भी आपने कहा था कि भाई ये गैर अखलाकी, मतलब इन सब चीज़ों में ना पड़े। नहीं है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेकार की बातें आप करते हैं। लेकिन जो लोग बात कर रहे हैं उनको भी तो सोचना चाहिए, उनका मनसब क्या है। ये देखिए ये सारे लोग बात करते हैं, अब आप समझ रहे हैं कि आप जो बात करते हैं बहुत सी बातें हम करते हैं, अब कोई आदमी सुनाते अब वो उसका कोई मान ही नहीं होते हैं। आप यकीन मान लीजिए जो हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं आपस में, हम ये कर देते हैं साहब ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं जी, उसको उसने ये गड़बड़ की उसने ये गड़बड़ की उसने ये गड़बड़ की, बट एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको इंसाफ करना पड़ता है। ये इंसाफ वालों की तो बात है। हाँ, तो ये भी एक दुख की बात नहीं, गलत बात है इनकी। देखिए मैं बात ये नहीं है, अगर कोई आदमी आपस में अगर ये यास्मीन राशिद और गुलाम डोगर कोई बात कर रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस वाले जो है हरे को लारे लपे देते हैं, कौन सी बात ऐसी होगी? तो वो उसने कह दिया होगा साहब साढ़े भी घर मार दिए बढ़ के मार दी होगी, ये कोई बस्ता नहीं है, ये इसकी कोई अहमियत ही नहीं है, ये बेकार की बात है। सिर्फ वीडियो लाना ये तो इनको लोगों को जैसे आप रिपोर्टरों को भी बहकाते हैं इस तरह से बहका देंगे, लेकिन अदरवाइज इट हैज़ नो, इसकी कोई हैसियत ही नहीं, कोई हैसियत नहीं है। हाँ ठीक है मेरे साहब, लेकिन अब एक और मसला है, देखिए महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, ये जो तहरीक है ये तहरीक उस वक्त कामयाब होती है मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये आप फिर बार बार मुझसे एक ही बात कराना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ ये अफरा तफरी की तरफ जा रहा है मामला, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो बीच में किसी को आना होगा ना, इसलिए मैं बार बार अभी कंट्री पे तो देखिए ना जो जिस अंदाज से जो हो रही है दहशतगर्दी हो रही है जी। पहली बात तो ये है कि ये बात फ़ौज को मालूम है कि ये सियासतदान कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते जी, इसको फ़ौज को बिठाना पड़ेगा। अब वो कब बिठाएगी इनको वो हमें नहीं मालूम है। ए टाइम विल कम जब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये बात ये फ़ौज इंटरवीन करेगी जी, इन सबको बिठाएगी और फैसले कराएगी। बिल्कुल ठीक है, यही होना चाहिए। मेरे साथ फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद आएंगे तो IMF के साथ जो मुआहदा है उस पर बात करेंगे। कल भी हमने जिक्र किया था, आज भी करेंगे, और आज हमारे साथ डॉक्टर अशफाक हसन साहब होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन मौसूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब IMF वाला मामला है, महंगाई की इंतहा है, पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और फिर डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको कई प्रोग्रामों में देखा हमने और आपका परिचय हमारे साथ हुआ, खुश हुए हम देखकर। अब सवाल ये है कि आप जैसा दानिश्वर और इकनॉमिक दानिश्वर ये अब के जवाब में क्या कहता है जो कि उन्होंने आसिफ ख्वाजा ने कहा है, जो कि वज़ीर हमारे दिफा हैं, कि साहब पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो चुका है और ज़िम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट पर है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तेफाक है। जून तक $10 अरब का बंदोबस्त करना होगा। महंगाई का तूफ़ान एक चैलेंज, 4 हफ्ते में $1.1 अरब मिलेगा। जी मेरे ख्याल में सही कह रहे होंगे। इसका जवाब तो सही मानों में इसहाक़ साहब ही दे सकते हैं जो उनके पार्टी के ही हैं। डार साहब तो कहते हैं कि हमने नहीं किया है, उनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमने किया है। ये भी अजीब इत्तेफाक है इस वक्त पाकिस्तान में।
जो दफा का वजीर है वो इकानमी पे बात करता है, जो इकानमी का वजीर होता है वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा होता है, जिसका जो पॉलिटिक्स पे बात करने वाले लोग हैं वो तिजारत पे बात कर रहे होते हैं। अजीब हौच पौच हुआ हुआ है निज़ाम हमारा। मेरे ख्याल आप समझते हैं निज़ाम बाकी बचा है अभी भी? फ्री फॉर ऑल हो गया है, मतलब हाँ। कोई डिसिप्लिन नहीं रही है किसी, मतलब कैबिनेट में भी जो है तरह तरह के लोग हैं, हर शख्स ही कद-आवर शख्स है अपने अपने राइट में, इसलिए वो किसी के का लिहाज ही नहीं करता, जो मुंह में आता है वो बोल देता है। उसको क्या इसकी इम्प्लिकेशन होगी इकोनॉमी के लिए, मुल्क के लिए, उसको कोई इसकी परवाह ही नहीं। वो आप बताइए, आप बता दीजिए मेहरबानी करके। क्या बता दूं? ये बताइए कि जो IMF का जो अभी $1.10 मिलियन का जो कर्जा है, ये कहते हैं जून तक देना होगा, ये बात सही है? देखें, अब ये सब चीज़ें जो है अब बहुत दूर हो गई हैं। अब इन सब चीज़ों से निकल जाएं। खासकर जो आप पूछते हैं ना, एक कॉमन सा सवाल करते हैं, जी कुछ सजेशन दें कि क्या करना चाहिए। फरमाइए, सजेशन दीजिए। नहीं, अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, अब इस किस्म के सवालात ना करें आप, क्योंकि अब इससे हम बहुत आगे निकल गए हैं, इन सजेशन से बहुत आगे निकल गए हैं। जब वक्त था सजेशन देने का, उस वक्त तो किसी ने नहीं सुना। जब पुलों के नीचे से पानी बह गया है, कैंसर जो है पूरे जिस्म में फैल गया है, मरीज मरने वाला है, तो पूछ रहे हैं कि ये दवा बताएं आप इसका। मैं तो यही कहूँगा, कीनू के 2 कतरे जो है ना उसके मुंह पे डाल दें मरने से पहले, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। तो ये सवाल भी ना करें अब आप, सजेशन दें, क्योंकि सजेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी ने सुनना थोड़ी है आपकी सजेशन, क्योंकि हमारे बात को सुनता नहीं है। तो अब मैं फिर भी बात देखिए, बात ये है कि अल्लाह का हुक्म है कि जो है आपको जो आदमी भी है वो, अगर 2 तरीके हैं कि कोई आदमी हाथ से रोक सकता हो तो उसे रोके, और अगर नहीं रोक सकता हो तो ज़बान से अदा करे, और अगर वो कुछ ये इससे भी नहीं कर सकता हो तो फिर चुप रहे कम से कम। तो अब अभी तो हमारी सिचुएशन में है कि हम ज़बान से तो कह सकते हैं ना, चुप रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ज़बान से निकाला तो आप पे भी गद्दारी का मुकदमा लग सकता है। नहीं, अभी नहीं लगेगा हमें। आजकल पाकिस्तान में रस्म दुनिया यही हुआ है। नहीं, अभी कोई बात नहीं है, हम तो नहीं डरते। अभी जब अगर ये बात, हम तो आसिफ ख्वाजा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो और वैसे भी हमें कोई ज़िंदगी गुजर गई हमारी, अगर लगाते हैं तो लगा लें। तो बहस ये नहीं है, बहस ये है कि मुल्क को हमें, भाई मुल्क तो सिर्फ आसिफ ख्वाजा का या इसहाक डार का या इमरान खान का या नवाज शरीफ का तो नहीं है ना, हमारा भी तो है। आप क्या कर सकते हैं भाई? हम कम से कम आवाज़ उठा सकते हैं, जो हमारे जो हमारी की कोई अहमियत नहीं है। सही है, अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी हुक्म यही है कि आवाज़ आप उठाएं। हम हुक्म अब अल्लाह के हुक्म पर अजान दे रहे हैं, तकबीर हम कह रहे हैं। वो 4 साल से मैं दे रहा हूँ अजान, एक भी नमाज आप देते हैं, सारी उम्र दें। जब भी कभी ये मसला आता है, ये बहस नहीं है, अल्लाह का हुक्म यही है कि आपको अजान देनी है नमाज पढ़ने के लिए। 4 साल से दे रहा हूँ। हाँ जी, अभी भी दें, मेहरबानी करें। अब जब हम प्रोग्राम पे एक बात कर रहे हैं तो ये बात हम अच्छी बहस कर रहे हैं। ये बात जो आप इस वक्त अब भी कर रहे हैं कि मैं क्या मतलब दूँ, तो ये इस बात का इकरार है कि ये लोग बड़े जालिम लोग हैं और मुल्क को तबाह कर रहे हैं। जी, ये आपको अब पता चला कि मुल्क को तबाह कर रहे हैं? नहीं, मुझे पहले से पता है। मैं क्या करूँ भाई, ज़िंदगी में मैं तो 2 दफ़ा वज़ीर रहा हूँ, मैं तो मुल्क का एक पैसा हराम का नहीं खाया। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको ये हक है कि अब एक बात को सही बात है वो कहें, परवाह नहीं करें किसी बात की। इनका दिल दुखा हुआ है। मैं तो यही कहूँगा, दिल सबका दुखा भाई। आप कम समझते हो, डिसहार्ड हुए हैं। नहीं, डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, वो नाउम्मीदी कुफ्र है। मैं तो यही कहूँगा कि आज शब मेराज है, अल्लाह से दुआ करें। अब आप दुआ करते हैं। तो अब बात ये है कि सालमियत के लिए कुछ आम आदमी के लिए तो कोई रिलीफ का कोई भाई आप नहीं, बात ये नहीं है, बात दुआ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन फिर भी आपसे मुंह से एक दफ़ा हम और सुनना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते आप बताएं कि क्या कर सकते हैं। अगर कोई आदमी फर्ज करो मैं बन जाता हूँ तो क्या करूँ मैं, मुझे ये बता दीजिए। बहसियत कौम अगर हम ये फैसला करें कि नो मोर IMF प्रोग्राम, अगर ये हो जाए तो मेरे ख्याल में हम बचत हमारी हो सकती है। हम कहते हैं कि हम IMF के प्रोग्राम पर नहीं जाएंगे। फैसला करें कि हमें नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना है। 3 रोटी खा रहे हैं ना, 1 रोटी खाएंगे जिंदा रहेंगे बस। अब नहीं, रोटी प्याज से खा लेंगे, इसमें क्या बात होगी? बिल्कुल
आप 2 साल ये तकलीफ उठा लें। देखिए, आपको याद होगा जब पाकिस्तान बना था तो मैंने तो ये बात पढ़ी है, उसके साथ में ये जो हमारा जमीलुद्दीन आली साहब ने जो अपने किताब में अपने ज़माने में लिखा है कि जब पाकिस्तान बना था तो मैं नेशनल बैंक में क्लर्क था, यानी जमील आली कह रहे हैं। तो नेशनल बैंक में मैं क्या करता था कि जब हम संडे की जब छुट्टी होती थी तो हम रात को निकल जाते थे और ठट्टा जाकर वहाँ से कांटे चुन के लाते थे, जो पिन का काम लेते थे, उनको कागज को जोड़ने का काम लेते थे। इस तरह से मुल्क बना है। बेईमानों की तरह से थोड़ी बना मुल्क। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे और जब पाकिस्तान बना था तो मुसलमान अफसरों से जब ऑप्शन मांगा गया था कि आप कहाँ जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तान ऑप्ट किया था और उनकी पोस्टिंग हुई ढाका में। तो ही लैंडेड इन ढाका ऑन 17th of August। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 17 अगस्त को वो लैंड किए थे ढाका में। और वो जो बैरक है ढाका में कहीं, तो वही उनका दफ्तर था, उसी में रहते थे। और वही एक कोने में जो उनका बिस्तर हुआ करता था, जो भी चादर वादर थी जिसको बिछा लेते थे ज़मीन पे और उसमें सोते थे। और जब सुबह वहीं पर कुर्सियां लगी होती थी, वो चादर बिस्तर को एक कोने में लपेट कर रख दिया करते थे और मुझे बताते थे कि वो बबूल के दरख्त थे, उसके कांटे वो तोड़कर उससे वो पिन का काम लिया करते। बताइए, अभी अब मैं आपको बताऊं, अभी दूसरा वाक़या सुना। आपके वालिद साहब का क्या नाम था? अहमद हसन खान। अहमद हसन खान साहब। तो अब ये हम जमील दारी का मिसाल देते हैं, अहमद हसन खान साहब की मिसाल देंगे कि उन्होंने पुलिस अफसर होने के बाद ये काम किया। ये तो नेशनल बैंक के क्लर्क थे जी। मतलब ये है कि मैं ये कहने का मतलब ये है कि हमने बबूल के कांटे से शुरू किया था सफ़र। आज हम न्यूक्लियर और मिसाइल पावर हैं, तो हमने 75 साल में तरक्की तो की है, लेकिन शायद अब ये तरक्की किसी को रास नहीं, आँख नहीं भा रही है। तो वो भी परेशान है कि क्यों पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाएं, जो हो रहा है आंखों के सामने। और वो अफसोस की बात यह है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है नज़रियाती तौर पर भी, वो भी चुप बैठे हुए हैं। और लाहौर का दानिश्वर जो है सबसे ज़्यादा खामोश बैठा हुआ। मुझे सबसे बड़ा दुख लाहौरियों पर है। इसलिए तो कहते हैं कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी, घर के चिराग से ही आग लगी है ना। हाँ, देखिए, मैंने एक ज़माने में जब ये सियासत करता था तो अभी मैं वो जो रिपेटेशन पर मैंने बहुत काम किया है और मैंने नवाज शरीफ साहब से भी वादा लिया। मैंने अब अलहमरा हाल में भी आपने कॉन्फ्रेंसें की। उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि तुमने जब मैं बिहारी नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये उनका ये कहा था, रिकॉर्ड पे मौजूद है, ब्रोशर मौजूद है, किताबें मौजूद है मैं उस पर इतने बड़ी बड़ी मैंने कॉन्फ्रेंस अलहमरा हाल में की हैं। और उसमें मजीद निज़ामी मेरा साथ देते थे और उसमें ये बात हमने कही थी कि अगर तुम इनको नहीं लाओगे तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। तो मुझे यही लग रहा है कि आहें लगी हुई हैं। हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। मैं ये इससे इनकारी नहीं है, मैं बिल्कुल हो सकता है, आहें लग सकती है, बिल्कुल लग सकती हैं। तो अभी ये है कि बेसिकली अगर ये आप ये कहते हैं कि वापसी हमें सफ़र करना पड़ेगा, जो कि ये लोग कर रहे हैं, या इस जो ये पैसे खाते हैं, जो कमीशन लेते हैं उससे, और जो ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चलते हैं। एक जब मैं वज़ीर बना अशफाक साहब, तो मैं लेबर का मिनिस्टर बना था सिंध के अंदर। मेरे पास दूसरी सुबह को एक तो गाड़ी सरकारी तौर पे बिल्कुल नहीं मिली, चमचमाती हुई, वो ठीक थी भाई, चलो 10 गाड़ियाँ और आ गई। मेरे पास 11 डिपार्टमेंट थे, 11 डिपार्टमेंट में से 2 गरीब डिपार्टमेंट थे, 2 अमीर थे, तो 10 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई थी मैंने कहा भाई किस लिए भेजे है कि साहब ये साहब हर एक डिपार्टमेंट ने अपने मिनिस्टर का गाड़ी एक ड्राइवर के साथ भेज दी। अब उस ज़माने में मैं 92 की बात कर रहा हूँ, 92 के अंदर ये हालत था। अब तो इतना बुरा हाल है कि एक डीसी के पास 5-5 गाड़ियाँ होती हैं, दूध लेने के लिए, दही लेने के लिए अलग गाड़ी है, बेगम साहबा के लिए अलग गाड़ी है, फलाने के लिए अलग गाड़ी है, और पेट्रोल पे ये हाल हो रहा है। तो अब ये ज़रूर रोना पड़ेगा, आप लोगों के नई नस्ल को बताना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होता कि इनका जो कुछ हम बात कहते हैं वो ऐसे अब जब चली जाती है। अल्लाह के यहाँ भी सुनाई होती है, लोग भी सुनते हैं, किसी न किसी बात पर उठेंगे। अल्लाह ताला भी अब, मुझे ऐसा तो लगता है कि अल्लाह ताला भी अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नहीं, इंटरेस्ट तो लेगा अल्लाह के।
ऐसा नहीं करें। अब क्योंकि इतना दुनिया में दुखी ना मसाइल हो। इतने ज्यादा और जगहों पे हो गए हैं। नहीं करें आप क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि फिर आदमी ये बात कहता है 75 अच्छा नहीं साल से लगेगा। इंशाअल्लाह पे चल रहा है, 75 साल से हम इंशाअल्लाह पे चल रहे नहीं, हैं। अल्लाह फिर चलाएगा, अभी कुछ ना कुछ सबब करेगा। ये तो अल्लाह की हिकमत होती इसीलिए है। तो मैंने कहा कि आज शब मेराज है, आप अल्लाह से दुआ करें। आपको बहुत सी बातें सिखाना चाहता है, बहुत सी बातें आपको। एक दुनिया का एक फलसफा ये भी है कि एक इतने तनज़्ज़ुली के बाद में फिर आदमी तरक्की की मंजिल की तरफ चलता है। तो जब ये इतनी आहें हम भर रहे हैं, इतने दुखी हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो अल्लाह ताला उस वक्त हम पर कुछ रहम खा लेगा इंशाल्लाह। तो आज का शब मेराज का दिन है, रात है। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पे रहम खा ले। हाँ, रहम। अब दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक साहब, आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने वक्त इनायत फरमाया। जी जैसा बात यह है कि इतना ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए जी कि जितने अशफाक साहब हमारे हो गए हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों की सुनी नहीं जाएगी, उनसे कोई तजवीज़ नहीं ली जाएगी, मशवरे में नहीं बुलाया जाएगा। बताइए कि आपकी सुनी जा रही है, लेकिन आपका काम ये है कि आपको तकबीर देते रहना। इनका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, भैया इनको बुलाना चाहिए। सारा सब्जेक्ट हमारा है। हाँ, लेकिन इनको इन जैसे लोगों को भाई हमारा न्यूक्लियर सब्जेक्ट है, फिर हम क्या करें जी। शायद नहीं जी, देखिए आप ये बहस नहीं है। शाहिद हसन सिद्दीकी ने ये जो जुमले जब बात आप कहेंगे तो ये बात ठीक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। और वो जो रहम करेगा तो वो फिर बहुत करेगा, जो इनायत करेगा तो बहुत करेगा इंशाअल्लाह। जब वो आपको देगा तो बहुत देगा, जो आपको अकल देगा तो बहुत देगा जी। बस उनसे दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल अमल करना चाहिए। लेकिन एक आदमी भी अगर सच बोलने वाला हुआ तो कभी भी आपको तबाही नहीं आएगी, याद रखना ये बात इंशाअल्लाह। और ऐसों से निजात मिलेगी जो तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार हैं जी। और इसमें सब लोग शामिल हैं, कोई सियासतदानों को सिर्फ तबर्रा ना करे, और भी लोग आप कितना ही बुरा कहें इसको, लेकिन वो सही कहा उस आदमी ने, ख्वाजा आसिफ ने जी। कितना उसे बुरा कहते, मेरा दोस्त है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट है जी। अब उनके पास कोई कमी नहीं है, किसी के पास इदारे का नाम उन्होंने शायद लिहाज रख लिया, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन वो भी शामिल हैं भाई, सब है ना भाई, उसे एस्टेब्लिशमेंट में से बहुत सारे आ गए जी। तो बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, लेकिन उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंशाअल्लाह। भाई नहीं, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, हाजिरी करनी चाहिए, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए जी। इतना दुखी होकर आदमी करेगा क्या? नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा ना आज शब मेराज है। हाँ, दुआ करें, तो उसकी उस मुनासबत से दुआ करें, इंशाअल्लाह कबूल होगी, जरूर कबूल होगी जी। मैं आपको गैब से खजाना दे देगा इंशाअल्लाह। हाँ, वैसा वक्त फिर ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।